वेलकम बैक व्यूवर्स टू योर यूट्यूब चैनल मेडी 6। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जो है मलेरिया। तो मलेरिया को आप एक डिज़ीज़ बोलते हैं बट बेसिकली मलेरिया एक टाइप का इन्फेक्शन है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि ये कॉज्ड होता है एक प्रोटोजोन के द्वारा। प्रोटोजोन क्या है? प्रोटोजोन बिलोंग करता है हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के। तो मलेरिया एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो फैलती है किसकी वजह से? मच्छरों के काटने की वजह से। अब क्या सभी मच्छरों के काटने की वजह से मलेरिया फैल सकता है? नहीं। इसके लिए हमें हमारे पास फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो होनी चाहिए, जो आपने फिगर में दिख भी रही होगी आपको। तो सेम ऐसे ही मतलब फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो जो होती हैं वो कॉज करा सकती हैं क्या? हमें मलेरिया। अब मलेरिया जो है वो किसकी वजह से फैलता है? तो फैलता है एक प्रोटोजन की वजह से जो है प्लाज्मोडियम। मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है ये कॉज कराता है हमें मलेरिया। अगर प्लाज्मोडियम नहीं होगा, मतलब फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड नहीं होगी तो हमें मलेरिया कॉज नहीं होगा। जैसे अगर हमें कोई नॉर्मल मच्छर काटता है तो हमें मलेरिया कॉज नहीं होगा, बट अगर फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो काटेगी तब हमें चांसेस होते हैं किसके? मलेरिया होने के। ठीक है। चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मलेरिया जो है एक बहुत ही वाइडली स्प्रेड डिजीज़ है ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आज तक अगर हम बात करते हैं अराउंड 350 टू 500 मिलियन केसेस आ चुके हैं मलेरिया के ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 350 से 500 मिलियन केसेस आ चुके हैं मलेरिया के, जो कि पूरी वर्ल्ड का 40% है। मतलब पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 40% जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस डिज़ीज़ के, और कई मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ भी हो चुकी है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो कौन सी या रीजन्स है? आप बोल सकते हो अफ्रीका है और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं। कौन से? साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अबाउट 2 मिलियन केसेस आ चुके हैं, जिसमें से लगभग लगभग हमारे 1000 डेथ हो जाती हैं एनुअली। मतलब ये एक एनुअल रिपोर्ट है इंडिया की कि जिसमें से 2 मिलियन केसेस आते हैं, जिसमें से 1000 लोगों की डेथ हो जाती है एनुअली। अब अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में, मतलब मलेरिया कैसे हो रहा है, तो मलेरिया होने की मेन वजह हमने बताई थी अभी। एक प्रोटोजोन होता है, उस प्रोटोजोन का नाम क्या है? हमारा प्लाज्मोडियम। और ये कॉज कराता है क्या? मलेरिया। ठीक है। अब इसके लिए एक वेक्टर की नीड होती है। वो वेक्टर यहाँ पे कौन होता है? फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो यहाँ पे एक्ट करती है एक वेक्टर की तरह, जो हमें क्या कराएगी? मलेरिया कराने वाली है। अब वैसे तो मलेरिया की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ होंगी हमारे प्लाज्मोडियम की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं जो इन्फेक्ट करा सकती हैं ह्यूमंस को और एनिमल्स को। बट जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कराएंगी वो कौन सी होने वाली है? पांच तरह की स्पीशीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कराती हैं। ये मोस्ट कॉमन है। सबसे पहली जो होती है वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एक और होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम नोलेसी, या फिर प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो है ऑल ओवर द ग्लोब। जो सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं वो हमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज कराता है बिनाइन टर्टेरियन मलेरिया। क्या? बिनाइन टर्टेरियन मलेरिया कॉज कराता है। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो बिनाइन वर्ड है इसका मतलब होता है एक्यूट से। क्या इसका मतलब होता है? एक्यूट, मतलब फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेक्शन जो है ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और टर्टेरियन वर्ड जो है यहाँ पे वो रिलेट कर रहा है हमारा किससे? 3 डेज से। टर्टेरियन यहाँ पे रिलेट करेगा 3 डेज से। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो स्पीशीज़, वो एक एक्यूट इन्फेक्शन कॉज कराता है
ठीक है, जिसमें क्या होता है हमें जो पैरोक्सिज्म आने वाले होते हैं, मतलब फीवर, चिल्स, जो जैसे हमारे सिम्टम्स हैं वो आते हैं हमें किसमें 3 डेज़ में, मतलब हर तीसरे दिन हमें फीवर या फिर चिल्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप आवर्स में बोलो तो हर 48 घंटों में एक बार पैरोक्सिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये था हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी स्पीशीज़ के बारे में, जो क्या है हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पीशीज़ है ऑल ओवर द ग्लोब। इसकी वजह से कई सारी जाने जाती हैं, और ये क्या है, ये कॉज कराता है मैलिग्नेंट टर्टेलियन मलेरियाई। अब ये जो वर्ड है मैलिग्नेंट, इसका मतलब होता है हमारा सीवियर या फिर क्रोनिक से, मतलब प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम कॉज कराएगा हमें सीवियर मलेरिया। ये क्या होता है, एक सीवियर फॉर्म होती है। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है हमें क्रोनिक मलेरिया कॉज कराएगा, और इसमें भी हमें जो फीवर्स वगैरह या फिर पैरोक्सिज्म देखने को मिलते हैं वो 3 डे में देखने को मिलते हैं, मतलब रीअकर करते हैं हर तीसरे दिन, 48 घंटों में फीवर आने वाला होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में। प्लाज्मोडियम ओवेल क्या कॉज कराता है, प्लाज्मोडियम ओवेल ओवेल टर्टेरियन मलेरिया कॉज कराता है। ओवेल यहाँ पे इसकी शेप से बिलोंग कर रहा है। ये इसमें भी फीवर हर तीसरे दिन आने वाला है, 48 घंटे में एक बार। नेक्स्ट जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई कॉज कराता है बिनाइन क्वार्टेरियन मलेरिया। अब यहाँ पे जो क्वार्टेरियन वर्ड है वो रिलेट कर रहा है हमारा 4 डेज से, इसका मतलब है 4 दिन, मतलब कि हर 72 घंटे में, मतलब हर 72 आवर्स में हमें फीवर आने वाला है, अगर हम बोलते हैं कि 4th डे पे। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम नोलेसी। प्लाज्मोडियम नोलेसी एक जूनोटिक पैथोजन है। क्या है, एक जूनोटिक पैथोजन है। इसका मतलब क्या है, ये इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी, क्योंकि ये एक पैथोजन था मंकी का जिसे डिस्कवर किया गया था, बट ये हमारा इन्फेक्ट भी कर सकता है ह्यूमंस को। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो फीवर कॉज कराता है एवरीडे, मतलब हर 24 घंटे में फीवर आता है, तो ये कॉज कराएगा क्वोटेडियन मलेरिया। ये क्वोटेडियन वर्ड का मतलब है एवरी डे। या फिर आप इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, जो क्या होने वाला होता है हमारा सिमियन मलेरिया, मतलब सिमियन मलेरिया, इस वर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। अब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होने वाला है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होगा कि भाई कितने दिन में ये बैक्टीरिया जो है वो इंक्यूबेट करता है। तो हम बात कर रहे थे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब जो पैरासाइट है, मतलब जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जब वो हमारी बॉडी में उसका एक्सपोजर होता है, वहाँ से लेकर जब तक हमारे बॉडी में साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 9 से 14 दिन के बीच में होता है मलेरिया इन्फेक्शन में, मलेरिया डिजीज़ में। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हमने तो बात ही नहीं की अभी तक कि भाई ये जो इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई। अगर कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, या फिर अगर कई बार क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि जो मलेरिया डिजीज़ है उसे, उसका जो इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्टिव एजेंट है जो प्लाज्मोडियम है, उसकी डिस्कवरी किसने की। तो उसकी डिस्कवरी की थी हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है अल्फोंसो लेवरन। जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है अल्फोंसो लेवरन। तो उन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे किसकी, इस इन्फेक्शियस एजेंट की। उनका नाम है अल्फोंसे लेवरन। ठीक है, कई बार आ जाता है क्वेश्चंस में। और अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल फेज़ है हमारे मॉस्क्यूटो के अंदर, उसकी डिस्कवरी किसने की। तो उसे डिस्कवर किया था हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है रोनाल्ड रॉस। जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है रोनाल्ड रॉस। तो उन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे किसकी, इन्फेक्शियस सेक्सुअल साइकिल की हमारे मॉस्क्यूटो के अंदर। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको, अल्फोंसे लेवरन के और रोनाल्ड रॉस के। और इन्होंने क्या क्या किया था उसे याद रखना है आपको। ठीक है।
थोड़ा बहुत कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि भाई इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था। अब हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ साइकिल के बारे में कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है 2 होस्ट में। मतलब अगर इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो इसे 2 होस्ट ज़रूरी है। नॉर्मली हमें पता है कि 2 होस्ट कौन से होंगे, ह्यूमन होने वाला है एक होस्ट और दूसरा होस्ट होने वाला है हमारा मच्छर। कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। पर इनका एक प्रॉपर नाम भी है जो क्या है, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट यहाँ पे कौन होने वाला है, यहाँ पे डेफिनेटिव होस्ट होने वाली है हमारी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कि कौन होने वाली है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और इंटरमीडिएट होस्ट होने वाला है ह्यूमन। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि जो हमारी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसमें स्पोरोगोनी होने वाली है और हमारी इंटरमीडिएट होस्ट में साइजोगोनी टेक्स प्लेस करने वाली है। अब ये 2 वर्ड है स्पोरोगोनी और साइजोगोनी, इनका मतलब क्या है? तो स्पोरोगोनी वर्ड का मतलब है कि भाई जो हमारे मच्छर है उनके अंदर उनके एंडोजीनियस सेक्सुअल साइकिल, मतलब उनके अंदर एक सेक्सुअल साइकिल होने वाली है जिसकी वजह से पैरासाइट्स का नंबर बढ़ने वाला है। तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? स्पोरोगोनी। और साइजोगोनी जो वर्ड है वो उसका मतलब होने वाला है कि एक्सोजीनियस एसेक्सुअल साइकिल, मतलब ह्यूमंस के अंदर जो साइकिल होगी एसेक्सुअल, उसे यहाँ पे साइजोगोनी बोला गया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल के बारे में, उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे। तो ये मैंने एक फिगर ले रखा है हमारा किसका, लाइफ साइकिल का। तो हमने पता है कि भाई 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों होस्ट में डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स टेक्स प्लेस करने की। मॉस्किटो में मॉस्किटो साइकिल होगी और ह्यूमन में ह्यूमन साइकिल टेक्स प्लेस करने वाली है। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन साइकिल्स के बारे में। ह्यूमन साइकिल मतलब ह्यूमन साइकिल के बारे में। ठीक है। तो ये रही हमारी कुछ ह्यूमन साइकिल। तो क्या होता है भाई, जब हमें अगर इन्फेक्शन कॉज कराना है, मतलब कि अगर मैन को एक्वायर करना है इन्फेक्शन, तो वो कैसे होने वाला है? तो मच्छर उसे काटने वाला है। मतलब जब बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मैन जो है वो एक्वायर कर सकता है इन्फेक्शन। अब वो होगा कैसे? तो जब हमारे मच्छर काटते हैं हमें, तो उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ इन्फेक्शियस फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, इन्फेक्शियस फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजॉइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट। ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये स्पोरोजॉइट्स हैं। ठीक है। मैं आपको बड़ी तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा मच्छर और इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास? स्पोरोजॉइट्स। ठीक है। तो ये स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। कैसे? बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। तो भाई एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इन्फेक्शन को लेने का? मतलब कि अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कैसे और हो सकता है? ठीक है। मतलब प्लाज्मोडियम ये जो स्पोरोजोइट्स है ये प्लाज्मोडियम एंटर कैसे करेगा? दूसरा तरीका हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब कोई इन्फेक्टेड ब्लड आपको चढ़ा दिया है तब, या फिर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो, मतलब जब मदर किसी फीटस को रिलीज़ कर रही होती है, बॉडी से रिमूव हो रही होती है, तो उस समय भी जब हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के केसेस से या फिर पेरेंटल केसेस से, पेरेंटल कॉजेज से, अगर मतलब मदर से बेबी में आ जाए, ठीक है, क्या मलेरिया के हमारे इन्फेक्शियस स्पोर्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो तब भी हमारा क्या होता है? खतरा होता है मलेरिया होने का। तो ये हमारे कुछ अलग अलग तरीके हैं। क्या 3 तरीके होने वाले हैं? बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के बाइट से, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तीसरा ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन से। ठीक है। तो अगर मॉस्किटो काटेगा तब इन्फेक्शियस स्पोर क्या होने वाले हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होने वाले हैं? स्पोरोजोइट्स। बट बाकी 2 केसेस में मेरे ट्रोफोजोइट्स हो सकते हैं और मीरोजोइट्स हो सकते हैं। क्या? इन्फेक्शियस फॉर्म्स। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? वो एंटर कर गए हैं ब्लड सर्कुलेशन में, उसके बाद वो जाके इन्फेक्ट करते हैं हमारे लिवर को। टारगेट करेंगे किसके? हमारे लिवर को वो टारगेट करने वाले हैं। तो अब लिवर सेल्स को वो टारगेट करेंगे। ठीक है। अब वो एंटर कैसे करेंगे हमारे लिवर के अंदर?
तो भाई इसके लिए अब वो टारगेट करेंगे हमारे लिवर। तो ये जो हमारे पास मोटाइल स्पोरोजॉइड्स हैं अब वो सर्कुलेशन को छोड़ के एंटर करेंगे लिवर में। अब ये एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी पे ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं उनकी बॉडी पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जाके अटैच होंगे हमारे लिवर सेल्स पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या होगा वो स्पोरोजॉइड्स एंटर कर पाएगा किसमें, हमारे लिवर के अंदर। अब जब वो लिवर के अंदर स्पोरोजॉइड्स एंटर कर गए हैं तो अब वो क्या करेंगे, अब भाई वो ट्रांसफॉर्म होंगे ट्रोफोजॉइड्स के अंदर। जब वो मीरो जो हमारे पास स्पोरोजॉइड्स थे, ठीक है, वो कहाँ एंटर कर गए थे, हमारे लिवर के अंदर, कुछ इस तरीके से हमारे लिवर के अंदर एंटर कर गए हैं, तो वो स्पोरोजॉइड्स अब ट्रांसफॉर्म होंगे ट्रोफोजॉइड्स में। ठीक है, तो पहले उन ट्रोफोजॉइड्स का जो शेप था वो स्पिंडल शेप्ड था, अब वो ट्रांसफॉर्म होकर राउंड शेप ट्रोफोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस ट्रोफोजॉइड के बारे में, तो ये ट्रोफोजॉइड एक फीडिंग स्टेज है। क्या है, एक फीडिंग स्टेज है पैरासाइट की, जिसमें क्या होता है, जिसके बाद वो कुछ सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स दिखाएगा, मतलब अपने आप को डिवाइड करेगा नंबर में। तो ये जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, ये ट्रोफोजॉइड्स कंटेन करते हैं बहुत सारे मीरोजॉइड्स को। तो इन ट्रोफोजॉइड्स के अंदर बहुत सारे मीरोजॉइड्स होते हैं, और ये मीरोजॉइड रिलीज़ कब होने वाले हैं, रिलीज़ कब होंगे, जब ये रप्चर होगा, मतलब जब मेरे ये हेपेटिक सेल्स, जब मेरे ये लिवर सेल्स रप्चर होंगे, तब ये ट्रोफोजॉइड्स रिलीज़ कर देंगे इन मीरोजॉइड्स को। ठीक है, तो ये स्टेज क्या कहलाती है, ये स्टेज कहलाती है हमारी प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज या फिर हेपेटिक स्टेज। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट स्टेज थी ह्यूमन साइकिल की। नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो उसको कहलाती है हमारी एरिथ्रोजाइटिक स्टेज, जिसे हम एरिथ्रोजाइटिक साइजोगोनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल साइकिल हो रही है। ठीक है, तो जब मेरे लिवर सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये मीरोजॉइड्स रिलीज हो गए हैं, अब ये मीरोजॉइड्स जाके हमारे क्या करेंगे, हमारे इन्वेज करेंगे आरबीसीज को, मतलब उसके अंदर एंटर करेंगे। अब ये एंटर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मीरोजॉइड्स के पास जो होते हैं, मीरोजॉइड्स जो होते हैं वो जाके बाइंड होते हैं हमारे रिसेप्टर्स पे, और वो रिसेप्टर्स किसके पास प्रेजेंट होंगे, आरबीसीज के पास। अब वो एंटर कर जाएंगे हमारे आरबीसीज के अंदर और एक वैक्यूल लाइक फॉर्मेशन बना लेंगे। ठीक है, एक रिंग टाइप फॉर्मेशन अंदर बना लेंगे, और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, ट्रोफोजॉइड के अंदर। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हमारे इन ट्रोफोजॉइड में। तो क्या देखा हमने, ये मीरोजॉइड हमारे इन्वेज कर रहे हैं इन आरबीसीज को, इन आरबीसीज को इन्वेज कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं ट्रोफोजॉइड्स के अंदर। अब ये ट्रोफोजॉइड जो होता है वो दो स्टेज दिखा सकता है, एक तो अर्ली ट्रोफोजॉइड और उसके बाद वो लेट ट्रोफोजॉइड दिखा सकता है। इस स्टेज में होता क्या है, कुछ नहीं, हमारे जो मीरोजॉइड्स होते हैं अंदर वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो पहले तो अर्ली ट्रोफोजॉइड के स्टेज में ये एक सेंट्रल मतलब एक सिंगलेट रिंग लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं, और उसके बाद लेट ट्रोफोजॉइड में वो रिंग जो है इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला होता है, ये जो ट्रोफोजॉइड हैं इनके अंदर साइजोगोनी होती है, इनके अंदर साइजोगोनी टेक्स प्लेस करने वाली है। अभी मैंने बताया था साइजोगोनी क्या है, ए सेक्शुअल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, नंबर बढ़ता है किनका, पैरासाइट्स का, मतलब सेल्स का। ठीक है, तो जब ट्रोफोजॉइड साइजोगोनी दिखाएगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर 6 से 30 डॉटर मीरोजॉइड्स फॉर्म करने वाला है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ट्रोफोजॉइड है, उसके बाद इसके अंदर कुछ आपको रिंग छोटे छोटे गोले टाइप दिख रहे होंगे। ठीक है, सेल्स टाइप। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ये क्या है, मीरोजॉइड्स है। और ये मीरोजॉइड्स कैसे शो करने वाला है, तो ये मीरोजॉइड्स कैसे शो करेगा, मियोसिस से, मतलब साइजोगोनी से। ठीक है, मतलब एक टाइप का डिवीजन ही शो करेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो मीरोजॉइड्स हैं वो रिलीज होंगे आरबीसीज से, और कैसे होंगे, बाय रप्चरिंग एरिथ्रोसाइट्स। अब एरिथ्रोसाइट्स रप्चर हो जाएंगे, अगर आरबीसीज टूटते हैं तो क्या हो सकता है भाई, हमारा ये बाहर निकल जाएंगे, और इसी के साथ साथ हमारे कुछ मलेरियल पिगमेंट्स, क्या मलेरियल पिगमेंट्स भी रिलीज़ होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा
हीमोजोइन। हीमोजोइन एक पिगमेंट है, मलेरिया में देखने को मिलता है, जो कि कॉज कराता है रेगुलर पैरोक्सिज्म। क्या कॉज कराता है? रेगुलर पैरोक्सिज्म। मतलब जो फीवर, चिल्स वगैरह आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? इस पिगमेंट के रिलीज होने की वजह से। अब जो हमारे मीरोजॉइड्स रिलीज हुए हैं, तो हर मीरोजॉइड्स के पास कैपेबिलिटी होती है या तो वो दोबारा जाके हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करें, या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं हमारे किस में? सेक्सुअल फॉर्म्स में। किस में? सेक्सुअल फॉर्म्स में। इन सेक्सुअल फॉर्म्स को हम बोलते हैं गैमीटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? गैमीटोसाइट्स। तो अब यहाँ आपको दो अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे? गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। तो भाई दो ही टाइप के गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट बनता है और एक फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? तो ये गैमेटोसाइट्स का स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो नॉर्मली राउंड शेप में होते हैं। बट अगर आपको ध्यान रखना है कि फेल्सीपेरम के केस में जो हमने पढ़ाया था, एक स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो फैटल है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है और ये हमारी इन्फेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो उसके केस में जो गैमेटोसाइट हैं वो बनाना शेप्ड होने वाले हैं। किस शेप के होने वाले हैं? बनाना शेप्ड होने वाले हैं। बाकी सब में राउंड शेप होंगे, ठीक है। कौन? गैमेटोसाइट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? सारे स्पीशीज़ के लिए। ये किसके लिए? ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस चीज़ के लिए, कि भाई अब ये जो मेरे मेल गैमेटोसाइट हैं या फीमेल गैमेटोसाइट हैं, मेल गैमेटोसाइट को हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोगैमेट, क्योंकि वो शेप में और साइज़ में छोटे होते हैं, और फीमेल गैमेटोसाइट मैक्रोगैमेट, क्योंकि ये बड़े होते हैं शेप और साइज़ में। अभी सिर्फ गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं। तो ये गैमेटोसाइट्स ना ही डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ना ही कोई क्लिनिकल इलनेस दिखाएंगे। मतलब ना ही ये डिवाइड करने वाले हैं और ना ही कोई इलनेस दिखाने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ ये नहीं करेंगे। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन में। मतलब जो ट्रांसमिशन होने वाली है वो कौन कॉज कराएगा? ये गैमेटोसाइट्स, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये जो गैमेटोसाइट हैं ये तो बने हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अब ये क्या करेंगे? ये जाएंगे हमारे मच्छरों के अंदर। कैसे? क्योंकि भाई पहले जिस मच्छर ने काटा था उसने सिर्फ स्पोरोजोइट्स रिलीज़ किए थे, उसके बदले ह्यूमंस ने क्या किया? गैमेटोसाइट्स बनाए, ठीक है। स्पोरोजोइट ह्यूमंस के लिए खतरनाक थे। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं वो मच्छरों के लिए खतरनाक होने वाले हैं। मतलब उनके लिए जो हमारी फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो है, उनके लिए जो हमारे गैमेटोसाइट्स होने वाले, उनके लिए जो हमारे इन्फेक्शियस फॉर्म होने वाली है वो क्या होने वाली? गैमेटोसाइट, ठीक है। और इन गैमेटोसाइट्स को भी एक सफिशिएंट डेंसिटी में होना चाहिए। मतलब ब्लड के अंदर ये गैमेटोसाइट्स एक सफिशिएंट डेंसिटी में होंगे, तभी इन्फेक्ट कर सकेंगे मेरे किसको? मेरे मॉस्किटोज को। और वो क्या होने चाहिए? लगभग 12 गैमेटोसाइट्स। 12 गैमेटोसाइट्स जो होते हैं प्रेजेंट होने चाहिए हमारे पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में लगभग 12 गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये थी हमारी ह्यूमन साइकिल, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। ह्यूमन साइकिल में कितनी स्टेजेस हमने पढ़ ली हैं? 3 स्टेजेस पढ़ ली हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी प्री एरिथ्रोजाइटिक स्टेज, जिसको हम हेपेटिक स्टेज बोल रहे हैं। दूसरे बोल रहे हैं एरिथ्रोजाइटिक स्टेज, जिसे हम आरबीसीज इन्वेजन स्टेज बोल रहे हैं। और थर्ड हमने पढ़ी गैमेटोसाइट्स वाली, ठीक है, जिसमें गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसे? मॉस्किटो साइकिल। तो अब हम बात करने वाले हैं मॉस्किटो साइकिल में। तो अब क्या होने वाला है, जब हमारा ह्यूमन साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद जब हमारा एक मॉस्किटो, मतलब फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो जब वापस से ब्लड सक करता है किसी एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को, जिसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्ट्स फॉर्म्स दोनों प्रेजेंट है, मतलब मीरोजॉइड्स भी प्रेजेंट है और गैमेटोसाइट्स भी प्रेजेंट है। और ये गैमेटोसाइट्स हेल्प कर रहे थे सिर्फ इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में। तो वो दोनों एंटर कर जाएंगे किसके अंदर? हमारे मॉस्किटो के अंदर। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, जो उसने सक किया था। तो जो हमारे ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं मीरोजोइड्स, वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, बट जो सेक्शुअल फॉर्म्स है कौन? गैमेटोसाइट्स,
जो मेरे सेक्सुअल फॉर्म्स हैं वो कौन होने वाले हैं, गैमेटोसाइट्स होने वाले हैं, वो बच जाएंगे, ठीक है। और वो गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे, अब वो जो मेरे गैमेटोसाइट्स हैं, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट्स, वो फर्दर डेवलपमेंट में जाएंगे। मतलब जो मेरा मेल गैमेटोसाइट है वो अंडरगो जाएगा एक्स फ्लैजिलेशन, जो कि एक प्रोसेस है, और डिवाइड होगा किसमें, 8 फ्लैजिलेटेड एक्टिवली मोटाइल बॉडीज़ में। मतलब मेरा जो मेल गैमेटोसाइट है वो अब 8 मोटाइल बॉडीज़ बना लेगा, ठीक है। और फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो अंडरगो जाएगी, मतलब वो किसी भी एक्स फ्लैजिलेशन के अंदर नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली डेवलप होगी एक फीमेल गैमेट में। मतलब गैमेटोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं किस में, गैमेट्स में, ठीक है। मेल गैमेट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें हम माइक्रो गैमेट्स कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कंपेरिजन टू मेल गैमेट्स, इसलिए उन्हें मैक्रो गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। अब जब ये गैमेट्स बन जाएंगे तो उनका जब फ्यूज़न होगा, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो फ्यूज़ होंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट को, जो कि एक डिप्लॉयड होता है, ठीक है, सिंपल पता है सबको। अब जब जाइगोट जो है हमारा, वो जाइगोट ट्रांसफॉर्म होगा एक मोटाइल एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में, जिसे ऊकाइनेट बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम ऊकाइनेट बोलते हैं। और ये ऊकाइनेट फॉर्म कहाँ होता है, ये फॉर्म होता है हमारा मिडगट में। मिडगट ऑफ व्हाट, मिडगट ऑफ मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ऊकाइनेट फॉर्म होगा, किससे, जाइगोट से, ठीक है। अब जब ये ऊकाइनेट बन जाएगा तो ये ऊकाइनेट क्या करेगा, पेनिट्रेट करने लगेगा हमारे स्टमक की वॉल को, और तो ये ऊसिस्ट जो है वो पेनिट्रेट करेगा मॉस्किटो के स्टमक वॉल को, और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं बिकम ऊसिस्ट। मतलब ये ऊकाइनेट जो है अब वो ऊसिस्ट में डेवलप हो जाएगा, और इसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन आ जाएगी। जैसे ऊकाइनेट आपको ये दिख रहा है, तो बट ये ऊसिस्ट दिख रहा है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिली होगी, एक थिन सी इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ऊसिस्ट है हमारा, ये जो ऊसिस्ट है वो अंडरगो जाएगा, वो अंडरगो जाने वाला है हमारे मियोसिस के। मतलब अब ये अंडरगो ऊसिस्ट मियोसिस शो करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। और कितने स्पोरोजॉइड्स, 4 स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। और जब ये मैच्योर मतलब जब ये माने ऊसिस्ट मैच्योर हो जाएगा और बर्स्ट होगा, तब क्या होगा, ये स्पोरोजॉइड्स रिलीज होंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, माइग्रेट करके सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुँच जाने वाले हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो साइकिल है रिपीट होती रहेगी। तो उसके बाद मॉस्किटो के बाद फिर ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन साइकिल के बाद फिर मॉस्किटो साइकिल। तो ये कुछ हमारी क्या थी, लाइफ साइकिल थी किसकी, प्लाज्मोडियम की। क्योंकि प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को मॉस्किटो और ह्यूमन साइकिल की मदद से ही कर सकता है। तो भाई इसके होस्ट भी हैं 2। कितने होस्ट हैं प्लाज्मोडियम के, ह्यूमन और मॉस्किटो, और वेक्टर क्या है, मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो मेरा मॉस्किटो है वो होस्ट और साथ ही साथ वेक्टर दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन को मलेरिया है, मतलब वो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से, तो भाई पता कैसे करेंगे। तो अब हम लैब डायग्नोसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम 2 तरीके से करने वाले हैं। पहला करेंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी, दूसरे होंगे नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में सबसे पहले हम करेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, मतलब स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई स्पेसिमेन पूछे तो स्पेसिमेन इसमें क्या होने वाला है, स्पेसिमेन हमारा यहाँ पे होने वाला है मेनली, सबसे पहला जो स्पेसिमेन आप ले सकते हो वो लेते हो ब्लड, ठीक है। तो 2 तरीके ब्लड स्मीयर बनाने वाले हैं, एक हम थिक स्मीयर बनाएंगे और एक हम थिन स्मीयर बनाएंगे। अब ये थिक और थिन स्मीयर में डिफरेंस क्या है, थिक स्मीयर जो है उससे हमें पता चलता है, वो हमें क्या दिखाता है, सेंसिटिविटी शो करता है, मतलब कि प्रेजेंट है हमारा मलेरिया या नहीं, मतलब प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं, या फिर एब्सेंट है, प्रेजेंट और एब्सेंट को बताता है, ठीक है, सेंसिटिविटी। थिन स्मीयर जो है स्पीशिएशन को डिफाइन करता है, मतलब अगर है हमारे पास, मतलब कि अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से, ठीक है, पता चल गया है, बट कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से इन्फेक्टेड है, वाइवेक्स से, फेल्सीपैनम से, मलेरिया से, उस चीज़ को कैसे पता कर पाते हैं, थिन स्मीयर की मदद से। जैसे अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है किससे, हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, तो उसे कैसी रिंग, मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, एमीबॉयड रिंग टाइप फॉर्मेशन देखने को मिलेगी उस
स्मीयर में, फेल्सीफेरम में मल्टीपल रिंग्स देखने को मिल जाती हैं, मलेरियाई में बैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और प्लाज्मोडियम ओवेल के अंदर आरबीसीज, ओवेल आरबीसीज दिखेंगे प्लस रिंग फॉर्म्स। तो ऐसी कुछ मॉर्फोलॉजी देखने को मिल सकती है हमें ब्लड स्मीयर में। और कौन से ब्लड स्मीयर में? थिन ब्लड स्मीयर में, जो स्पीशिएशन को बताता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जो कि एक टेस्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा है क्वांटिटेटिव बफी कोट। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव बफी कोट क्या है भाई? इसमें हमें जो हमारे आरबीसीज है, मतलब अगर पर्सन इन्फेक्टेड है और हम ये टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव बफी कोट का, तो उसमें हमें आरबीसीज जो पैरासिटाइज्ड है, मतलब जिन आरबीसीज के अंदर वो हमारे मीरोजॉइड्स से ट्रोफोजॉइड्स अगर देखने को मिलते हैं तो वो हमें ग्रीन डॉट्स की तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनमें। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने वाले हैं, तो नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हमें सिंपली पता है, पहले तो या हम एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। अब इन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होने वाला है कि भाई आपको ये देखना है कि अगर प्लाज्मोडियम है तो भाई वो एंटीजन प्रेजेंट होने वाले हैं ब्लड में, तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसे डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? LDH का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एल्डोलेज टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अगर आपको स्पेसिफिकली फेल्सीफेरम के एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम HRP सेकेंड टेस्ट को यूज़ करने वाले होते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं? कल्चर लगा सकते हैं। ठीक है, कल्चर के लिए हम क्या करेंगे? एक मीडियम का यूज़ करेंगे जो है RPMI 1640 मीडियम, या फिर हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते हैं किससे? PCR से। और टारगेट करेंगे कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सॉरी SC लिख दिया मैंने, SR होता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी नॉर्मल चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो ये था हमारा लैब डायग्नोसिस। इसमें हमने इंट्रो लिया मलेरिया का, उसके बाद हमने होस्ट के बारे में जाना, लाइफ साइकिल के बारे में जाना, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जाना। अभी हमने एक चीज़ स्किप कर दी थी, जो था हमारा क्या? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसे देख लेते हैं एक बार। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन और सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होने वाले हैं हमें मलेरिया में। तो यहाँ हम दो बेसिस पे बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं बिनाइन मलेरिया पे, जब एक्यूट मलेरिया है, मतलब इन्फेक्शन कम फैला है। दूसरा हम बात करेंगे मैलिग्नेंट मलेरिया केसेस में, कि मतलब क्रोनिक केसेस आ चुके हैं बहुत ही सीवियर फॉर्म में। अगर बिनाइन मलेरिया है, मतलब बहुत ही एक्यूट फेज़ में मलेरिया है, तो पहला तो क्या हो सकता है? फेब्राइल पैरोक्सिस्म, मतलब रेगुलर फीवर जो आते हैं वो आएंगे। और फीवर आने के भी अलग अलग स्टेजेस होने वाले हैं। जैसे सबसे पहले कोल्ड स्टेज में फीवर आएगा चिल्स के साथ, फिर हॉट स्टेज में, और लास्ट में स्वेट के साथ फीवर आएगा, मतलब स्वेटिंग होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्या है? कुछ फेजेस हैं जिस फेज़ में फीवर आएगा। दूसरा अनीमिया होने वाला है। अनीमिया क्यों होगा? क्योंकि भाई इस डिजीज़ में आरबीसीज का इन्वेजन होता है। आरबीसीज का नंबर कम होगा तो क्या होगा? अनीमिया की कंडीशन आने वाली है। हेडेक देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, और चिल्स देखने को मिलेगा, चिल्स फीवर वगैरह। ठीक है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो मलेरियल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं उन सब की वजह से। अगर मैलिग्नेंट केसेस आ गए हैं, मतलब बहुत ही सीवियर फॉर्म में हो गया, जैसा सबसे ज़्यादा आपको फेल्सीफेरम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम सेप्टिसीमिया बोल सकते हैं। तो सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन इन ब्लड। क्या होता है? इन्फेक्शन इन ब्लड। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा क्या हो सकता है? रीनल फेलियर, मतलब किडनी फंक्शनिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, या फिर किडनी काम करनी बंद कर दे, बहुत सीवियर केसेस में होता है। या फिर सीवियर जॉन्डिस हो जाए। सीवियर जॉन्डिस में मतलब क्या होने वाला है कि भाई आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और आरबीसीज की ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है? हमारा बिलीरुबिन ब्रेकडाउन होला। बिलीरुबिन जो है वो क्या होता है? हमारी बॉडी में आने लगता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस का खतरा हो जाता है। ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब क्या आते हैं? ये सब हमारे कुछ साइन और सिम्टम्स है जो अपीयर होते हैं हमें मलेरिया में। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ़ यू लाइक द वीडियो। और इस वीडियो में मैंने एट ऑल अभी सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए, या फिर क्या चीज़ें मैंने इस वीडियो पे छोड़ दी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।